अब हम देखेंगे डिसीशंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, कंपोनेंट्स क्या हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो देयर आर 4 मेन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो 4 मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते समय। एक है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ध्यान से सुनना। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, आपने अगर इंटरनेट शॉपिंग किया होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि आप जब कुछ भी खरीदते हैं तो बाय नाउ पे क्लिक करते हैं या उसको कार्ट में ऐड करते हैं। उसके बाद जब आप प्लेस ऑर्डर करते हैं तो आपके पास मेल आ जाता है कि आपकी ऑर्डर जो है प्रोसेस हो रही होती है। तो एक बार जब आपने ऑर्डर डाल के पेमेंट कर दी या कैश ऑन डिलीवरी मोड सेलेक्ट किया, तो उसके बाद कंप्यूटर के द्वारा ये ऑर्डर प्रोसेस होता है और इंस्ट्रक्शन जाती है वेयर हाउस में। वेयर हाउस मतलब जो गोडाउन में वो प्रोडक्ट है। ठीक है, उस वेयर हाउस में प्रोडक्ट की पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद उसको कुरियर वाले को थमा दिया जाता है। ओके, तो वेयर हाउस से फिर कहाँ जाएगा, कुरियर। कुरियर वाला क्या करेगा, उसको कस्टमर को लाके दे के जाएगा। तो ये जो पूरा काम हो रहा है इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करने से कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अब इंटरनेट शॉपिंग के अलावा भी ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। हो सकता है कि कोई सेल्समैन आपके घर पे आया हो और वो किसी प्रोडक्ट का आपको डेमो दिया हो और आपने उसको उस प्रोडक्ट के 10 पीसेस का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो ये सेल्समैन अपनी कंपनी में जाएगा वापस और जाके वहाँ पर क्या करेगा, ऑर्डर जो है वो अपनी कंपनी वालों को बताएगा कि ऐसा ऑर्डर आया है और उसके बाद कंपनी जो है प्रोडक्ट को सेल्समैन को देगी, वो जाके कस्टमर को दे देगा। ठीक है, तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रिलेटेड है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है देखो, क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। कस्टमर को अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में मिनिमम टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप जितना कम ऑर्डर प्रोसेसिंग में टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अब आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि आपने अमेजोन से मान लो कि कुछ सामान खरीदा। ठीक है, अब ये सामान जो है 3 दिन तक ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, चौथे दिन ये शिप हुआ, उसके बाद 10 दिन में धीरे धीरे आपके पास आया, तो टोटल जो है आपको इसको पाने में 17 डेज लग गए। ठीक है, और सेम सामान मान लो आपके दोस्त ने फ्लिपकार्ट से खरीदा। ठीक है, और क्या हुआ, ये एक ही दिन में ऑर्डर प्रोसेस हो गया, ये शिपमेंट हो गया और ये 2 दिन में कुरियर के थ्रू आपके पास टोटल 3 डेज में पहुंच गया। ओके, तो कौन ज़्यादा खुश होगा, आप कि आपका फ्रेंड। ऑब्वियसली आपका फ्रेंड ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उसको 3 दिन में सामान अपने हाथ में मिल गया, जबकि आपको 17 दिन इंतजार करना पड़ा, है ना। तो फास्ट ऑर्डर प्रोसेस करना मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन फास्ट ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपका सफिशिएंट स्टॉक नहीं रहेगा तो फिर आप जल्दी से ऑर्डर नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक रखेगा तो कुछ दिन बाद ही स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर नया स्टॉक लाना पड़ेगा, तो उस बीच में जिसका ऑर्डर आएगा उसको वेट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के कारण देरी हो सकती है। तो इसीलिए और सफिशिएंट स्टॉक रखने के लिए आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ जो है पॉइंट आप दिमाग में रखना। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप सभी को पता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो किस प्लेस से किस प्लेस तक गुड्स मूव होते हैं, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन की प्लेस तक। जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वहाँ से मूवमेंट शुरू होती है और जहाँ पर उनका कंजम्पशन होना है यानी कि मार्केट प्लेस तक उनको मूव कराया जाता है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी ऐड होता है गुड्स में। अब जैसे देखो, मैंने ऑलरेडी बताया कि दार्जिलिंग, गैंगटॉक, आसाम, यहाँ पर चाय की काफ़ी सारी प्लांटेशन होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये चाय जो है वहाँ पर बनती है, वो अगर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बाकी सारे देश में नहीं पहुँचाया जा सके तो क्या उस चाय की उतनी वैल्यू रह जाएगी। इतना सारा चाय वहाँ के लोकल लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, वो पड़े पड़े सड़ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसी जो चाय दार्जिलिंग, गैंगटॉक और आसाम में रह के पड़े पड़े सड़ जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की मदद से अगर आप उसको कंट्री के दूसरे पार्ट्स में ले जा सकते हैं तो वहाँ पर उस चाय की फिर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसी से ट्रांसपोर्टेड हो जाने पर इसी चाय की, जिसकी आसाम, गैंगटॉक, दार्जिलिंग में उतनी वैल्यू नहीं है, इसी चाय की दूसरे जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से वैल्यू ऐड होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही हो जाए। हमेशा याद रखना कि ट्रांसपोर्टेशन से जितना वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि 1 किलो चाय को आपको दार्जिलिंग से मुंबई ट्रांसपोर्ट करने में 20 रुपया खर्चा आता है, ओके। एग्जाम्पल है, 1 किलो चाय की पत्ती दार्जिलिंग से मुंबई ले जाने में 20 रुपया खर्चा आता है और दार्जिलिंग में इस चाय की पत्ती का कॉस्ट पर किलो है मान लो 100 रुपये, ओके। तो 100 रुपये कॉस्ट और 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, आपका टोटल लागत मुंबई में आके हो गया 120 रुपया, ओके। अब मुंबई में अगर ये चाय 120 रुपये से ऊपर आप नहीं बेच पाओ तो फिर इस ट्रांसपोर्टेशन को करने का कोई मतलब नहीं बनता। मान लो कि मुंबई में चाय 150 रुपये में बिकती है, ठीक है, 150 रुपये पर किलो, तो फिर ठीक है ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, क्योंकि 20 रुपये जो हमारा खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन करके, उसके कारण 50 रुपये वैल्यू बढ़ जा रही है। जो वैल्यू दार्जिलिंग में 100 रुपये थी चाय की, वो मुंबई में 150 रुपये है। तो 50 रुपये वैल्यू ऐड हुए और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आया सिर्फ 20 रुपया। तो इस केस में हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन के काफ़ी सारे मोड्स भी हैं। कोई रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाता है, कोई रोड यानी कि ट्रक्स के थ्रू, कोई एयर के थ्रू यानी कि फ्लाइट्स, कोई पाइपलाइन के थ्रू। अब जैसे ऑयल वगैरह जो होते हैं या नेचुरल गैस होता है, एलपीजी होता है, वो काफ़ी समय पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है। सरकार ने काफ़ी जगह लंबी लंबी पाइप्स बिछाई हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ये सबको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो कि इंटरनेशनल जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ज़्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाज़ों के माध्यम से, समुद्र के रास्ते से होता है, ओके। देश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जनरली वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। हर मोड के अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, ओके। तो आपको किस मोड से ट्रांसपोर्टेशन करना है वो आपको सारे ऑप्शंस को टटोल के देखना पड़ेगा कि किस में आपको ज़्यादा स्पीड, फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी वगैरह का बेनिफिट्स आपको किस में मिल रहा है, आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा है, उस हिसाब से आप अपना मोड जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब स्टोर करके रखना, ठीक है। वेयर हाउस मतलब क्या होता है? जनरली वेयर हाउस मतलब होता है गोडाउन, ओके। अब आप एक प्रोडक्ट को गोडाउन में क्यों रखते हो, क्यों स्टोर करके रखना जरूरी है? क्योंकि हमेशा इसका स्टॉक मेंटेन रहे, ठीक है। एक दुकानदार को ये कभी भी नहीं पता होगा कि आज उसके किसी भी प्रोडक्ट के कितने पीसेस बिकने वाले हैं, आज कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदने आएगा, तो उसको हर तरह की चीज़ें का स्टॉक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए गोडाउन ज़रूरी है। गोडाउन सिर्फ स्टॉक रखने के लिए ही नहीं, प्रोडक्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए कोई जैसे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, क्रॉप्स सीजनल होते हैं, तो इनकी प्रोडक्शन एक सीज़न में होती है। जैसे कि राइस मान लो, चावल जो है ये एक पर्टिकुलर सीज़न में ही चावल उगाए जाते हैं, पूरे साल इसकी खेती नहीं होती है, लेकिन इसका डिमांड जो है वो पूरे साल होता है। तो चावल को अगर आप खुले में रख दोगे तो ये तो सड़ जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर गोडाउन में सेफली रखना पड़ेगा, ताकि चूहों से, बारिश से, आंधी तूफान से इस राइस को बचाया जा सके, ठीक है, और उसको सारे साल सप्लाई करके कंज्यूम किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए वेयर हाउसिंग जो है वो ज़रूरी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चावल का एग्जांपल तो लिया, जो सीजनल जिसकी प्रोडक्शन होती है और ईयरली डिमांड होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी ईयरली प्रोडक्शन होती है, यानी कि सारा साल उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन डिमांड जो है वो सीजनल होती है, ओके। ऐसी चीज़ें क्या हो सकती है? जैसे कि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, या एसीज होते हैं। एसीज की डिमांड कब होती है? गर्मियों में। वुलन क्लोथ्स की डिमांड कब होती है? सर्दियों में। लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरे साल चलती रहती है, लोग इसके पीछे काम करते रहते हैं, लेकिन डिमांड कब आती है? ठंडी में। तो सारे साल इनको स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि जब ठंडी में ज़्यादा डिमांड आए तो हमारे पास रेडी स्टॉक रहे, ओके। तो इसलिए वेयर हाउसिंग जो है वो ज़रूरी है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। अब किसी भी दुकान में आप चले जाओ तो आप देखोगे कि वो कुछ इन्वेंट्री मेंटेन करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स में वो डेली डील करता है उसका कुछ स्टॉक वो अपनी दुकान में मेंटेन करके रखता है, ताकि कभी इनकी कमी ना हो। और जैसे ही स्टॉक कमने लगता है वो फिर से ऑर्डर कर देता है,
ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले रिप्लेसमेंट जो है वो आ जाए। तो ये वो लोग क्यों करते हैं, इससे ये इंश्योर कर पाते हैं दुकानदार या होलसेलर या रिटेलर या मैन्युफैक्चरर कि जब भी प्रोडक्ट की डिमांड आए उसको सप्लाई किया जा सके, कस्टमर को प्रोडक्ट ना मिले ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर जब भी डिमांड करे उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए आपको इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूज क्वांटिटीज़ में इन्वेंट्री जो है अपने दुकान में रख लोगे, क्योंकि इन्वेंट्री रखने का भी कुछ कॉस्ट होता है। क्या कॉस्ट होते हैं, अब आप सोचोगे कि एक मान लो एक कार्टन बिस्किट आपके दुकान में पड़ा हुआ है, तो इसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, इसकी भी कॉस्ट होती है। आपने जब वो सामान किसी से खरीदा होगा तो आपने उसको पैसे पे किए होंगे। अब जब तक आपका वो सामान बिक नहीं जाता है तब तक आपके पैसे उसमें फंसे हुए हैं, यानी कि आपकी कैपिटल जो है उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कैपिटल का एक कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने पढ़ा होगा। तो जितने दिनों तक आपके पैसे इन्वेंट्री में फंसे रहेंगे उतने दिनों तक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो लगेगी, आपको बियर करना पड़ेगा। ओके, और ज़्यादा इन्वेंट्री आप रखोगे तो आपके स्टोरेज के कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे, आपको गोडाउन का भाड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, गोडाउन का खर्चा जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको गोडाउन में जो गुड्स रखे हैं उनकी इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी, तो इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा। एक और बात है यहाँ पर, प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क। ठीक है, ये ध्यान से सुनो। मान लो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है। अब मान लो कि उस प्रोडक्ट का प्राइस अभी ₹100 पर किलो है। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पे हम पकड़ते हैं प्याज। प्याज का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। तो मान लो अभी प्याज का प्राइस ₹100 पर किलो है और आप एक साहूकार हो, आपने 1 टन प्याज खरीद के स्टॉक कर लिया। ठीक है, आपने सोचा कि ये प्राइस शायद और बढ़ेगा तो मैं इसको हाई प्राइस में बेचूंगा, तो आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक प्याज का जो है खरीद के रख लिया। अब अचानक से मार्केट में प्याज की सप्लाई बढ़ गई और प्राइस जो है वो ₹80 पर केजी हो जाती है। तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो 1 टन प्याज आपने ₹100 में खरीद रखा था वो अब मार्केट में 80 की बिक रही है, तो आपको भी अपना स्टॉक जो है वो 80 का बेचना पड़ेगा। मान लो कोई इसी के अलावा कोई दूसरा बिजनेसमैन है, उसके पास सिर्फ 10 किलो प्याज का स्टॉक था, तो वो 10 किलो प्याज का स्टॉक जो है वो तो ₹100 में बेच के निकल जाएगा, उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जब प्याज का प्राइस डाउन होगा ₹80 तो वो सस्ते में खरीद कर सस्ते में बेचेगा, तो उसको इस बिजनेसमैन जितनी लॉस नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका प्राइस हमेशा अप डाउन होता रहता है, तो अगर आप उसका ज़्यादा स्टॉक रखें तो प्राइस फ्लक्चुएशन का एक रिस्क होता है। अब हमेशा इसमें लॉस ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सिचुएशन उल्टा भी हो सकता है। आपने मान लो ₹80 में खरीद के रखा हो, फिर प्राइस हो गया ₹100 और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं बोला, यहाँ पर रिस्क बोला है। रिस्क मतलब चेंज होने का खतरा, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ओके।